वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 यानी लाइंस एंड प्लेन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चैप्टर है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी कह के भी पुकारते हैं, ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे उन बच्चों को पढ़ाना होता है कि जो थोड़े से कमज़ोर हैं, तो पासिंग मार्क्स का जब मैं करवाता हूं तो उन्हें ये चैप्टर भी करवाता हूं। ठीक है, तो एलपीपी को आप सिंपल मान सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें भी मेहनत की ज़रूरत है। मतलब आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि बिना मेहनत के ये चीज़ आ जाएगी। हाँ, कम मेहनत होगी एज कंपेयर टू बाकी सभी चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिमाग में उठता है कि सर ये एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते किसे हैं, ये है क्या चीज। तो पहले आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एलपीपी का मीनिंग समझाऊं, और उसके बाद मैं टॉपिक्स जो डिडक्ट हुए हैं वो बताऊं, और फिर चैप्टर स्टार्ट करूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बेसिकली दीज प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोला मैंने? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले तो मैं ये लिख दूं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम basically are the problem of optimization। ठीक है, मैंने लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इन विच, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, इन विच ऑप्टिमाइजेशन mean problem of maxima and minima, but under the condition। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना बढ़िया मीनिंग क्लियर होगा ना, उतना ही मन लगता है चैप्टर में। और अगर बिना मीनिंग क्लियर करे हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में मन नहीं लगता क्लास। इसीलिए मीनिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी बेसिकली आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एलपीपी, तो आप एक लाइन में बोल सकते हो एलपीपी बेसिकली आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। बट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बट अंडर द कंडीशन। यानी मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम, लेकिन किसको ध्यान में रखकर? कंडीशंस को ध्यान में रखकर अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीपी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6 में हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था, है ना? तो ये भी वही मैक्सिमा मिनिमा की ही प्रॉब्लम्स है, बट इसमें और उसमें फर्क ये है कि वहां पर कोई कंडीशंस नहीं होती थी। ठीक है, कोई कंस्ट्रेन नहीं होते थे। लेकिन यहां क्या होगा? मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ साथ कंस्ट्रेन, यानी आपको कंडीशंस दी होंगी और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना होगा। डेट्स वाई इसे प्रॉपर मैक्सिमा मिनिमा ना बोलकर ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। अब इसी बात को समझाने के लिए, उम्मीद है कि थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई हो गई, लेकिन एक एग्जांपल लूंगा तो दिमाग पूरा खुलकर समझ में आ जाएगा आपका कि एलपीपी होती क्या है। तो आइए एक एलपीपी का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए। तो पहले मैं मीनिंग बता रहा हूं, अभी कोई टॉपिक नहीं करा रहा। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, लेट अस एज्यूम एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है मिस्टर राम। ओके, और ये जो राम है ये दो चीजें मैन्युफैक्चर करता है, एक चेयर और एक टेबल्स। ओके, लेट अस एज्यूम कि एक मैन्युफैक्चरर है राम, और ये जो मैन्युफैक्चरर है ये दो चीजें मैन्युफैक्चर करता है, एक टेबल और एक चेयर।
और इसने हमें बताया, मैथमेटिशियंस को या मैथ्स वालों को ये बताया कि मैं जो चेयर बनाता हूं उस चेयर को बनाने के लिए मुझे 2 घंटे काम करना पड़ता है ए मशीन पे। ठीक, ये वो बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसी चेयर को बनाने के लिए 1 घंटा हमें बी मशीन पे काम करना होता है फिनिशिंग के लिए। जबकि टेबल बनाने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है ए मशीन पे और 2 घंटे मशीन बी का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके एक टेबल बनती है। ओके, यानी राम कह रहा है कि मैं दो चीजें बनाता हूं, चेयर और टेबल, और इन दो चीजों को बनाने के लिए मैं दो मशीनों का यूज करता हूं, ए और बी। तो जब चेयर बनाता हूं तो एक चेयर बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगते हैं ए मशीन पे, और बी पे 1 घंटा लगता है, तब जाके मेरी एक चेयर तैयार होती है। और सेम एज इट इज उसने टेबल के बारे में बताया। बाद में वो ये कहता है कि मैं जो हूं अपनी ए मशीन को मैक्सिमम मैक्सिमम 4 घंटे या 8 घंटे ही ऑपरेट कर सकता हूं, और मशीन बी को मैं केवल 10 घंटे ऑपरेट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आई? तो उसने क्या बोला कि मैं मशीन ए को कितने घंटे ऑपरेट कर सकता हूं, 8 घंटे, और मशीन बी को कितने घंटे मैक्सिमम ऑपरेट कर सकता हूं, 10 घंटे। चेयर को जब मैं बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है 50 रुपए का, और एक टेबल पे मुझे प्रॉफिट होता है 100 रुपए का। तो बताओ कि मैं कितनी टेबल और कितनी चेयर बना के बेचूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। लेट मी रिपीट अगेन, राम ने अपने बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और लास्ट में उसने एक स्टेटमेंट पास कर दी, हाउ मच चेयर एंड टेबल should I manufacture should I manufacture to get maximum profit, अब अगर किसी लेमैन से पूछोगे ना, ऐसा बंदा जिसने कभी मैथ ना पढ़ी हो, तो वो तुरंत ये बोलेगा, अरे टेबल बना भाई, टेबल पे प्रॉफिट ज्यादा है। गलत। रीजन, क्योंकि उसने जो कंडीशंस दी है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने ये ढूंढना होगा कि वो कितनी चेयर बनाए और कितनी टेबल्स बनाए। अब दिमाग लगाओ, हमने जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, उसमें क्या होता था, उसमें भी सेम मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स होती थी, बट उसमें वो कंडीशंस नहीं बताते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे पास इतना ही ऑपरेशन के लिए टाइम है मशीन ए का, या इतना ही टाइम है ऑपरेशन ऑफ बी का। यहां पर क्या होगा कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस होंगी, आपको मैक्सिमा मिनिमा बताना होगा, लेकिन साथ साथ वो कंडीशन भी रख देंगे कि मेरे पास इतना ही पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास इतना ही टाइम है एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए, और इसके अंदर अंदर आपको मेरे को मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट बताना है। That's why these problem will be known as problem of optimization, in which we find maxima or minima value under the condition. तो आई होप कि इस एग्जाम्पल को पढ़कर आपको आइडिया लग गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। यानी यहां पर राम चेयर और टेबल्स बना रहा है, चेयर को बनाने में, टेबल को बनाने में जो जो चीजें लग रही हैं, जो जो टाइम लग रहा है, वो बताने के साथ साथ, प्रॉफिट बताने के साथ साथ उसने पूछा कि मैं कितनी चेयर और कितनी टेबल्स बनाऊं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन साथ साथ शर्त ये रख दी कि मैं मशीन ए को 8 घंटे ही चला सकता हूं और मशीन बी मेरी 10 घंटे ही चलेगी, इससे ज्यादा मशीन नहीं चल सकती। अर्थात हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इन दो बातों को ध्यान में रखकर, उसकी मशीन के ऑपरेशन को ध्यान में रखकर। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि मैक्सिमम मिनिमा तो ढूंढना है, लेकिन इन कंडीशंस को भी दिमाग में रखना है। That's why it's not a proper maxima minima problem. It is a problem of maxima minima under the condition. Under the conditions. तो आई होप कि मैं अभी पिछले 5 से 7 मिनट से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एलपीपी क्या है। तो दिमाग में डाल लो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली आर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा को ढूंढना, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढूंढना।
और यही मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। अब मैं भी कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, इसीलिए इसी एग्जाम्पल को मैं कैरी कर रहा हूं। मैं कोई क्वेश्चन अभी नहीं समझा रहा, आप रिलैक्स होके पहले इस चीजों को समझना। अब क्वेश्चन ये था कि कितनी चेयर और कितनी टेबल्स बनाऊं, तो वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि आप कितनी चेयर बनाओगे और कितनी टेबल्स बनाओगे। तो जो चीज नहीं पता होती हम उसे क्या मानते हैं, एक्स एंड वाई। तो मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स नंबर ऑफ चेयर and y number of table should be manufacture। माना कि उसे कम से कम x चेयर बनानी चाहिए और कम से कम y टेबल्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो चेयर के लिए मैंने x लेट कर लिया, टेबल्स के लिए मैंने y लेट कर लिया। आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे पास 12.2 में। लेकिन पहले हमें 12.1 को डिस्कस करना होगा। जब 12.1 अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो 12.2 करने में ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगेगा। इसीलिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल, डेफिनेशंस जो जो चीजें इसमें यूज होती हैं वो बताने के लिए ले रहा हूं। और धीरे धीरे आप जब सारे नाम समझ जाओगे कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, फिर मैं आपको 12.1 के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखो, मैंने उससे बोला कि भाई तू एक्स चेयर बना ले और वाई टेबल बना ले। अब मुझे एक बात बताओ, उसका एम क्या है? उसका एम है हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देख लीजिए पहले, एम, राम का एम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालना। तो कॉमन सेंस लगाओ, एक चेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50। अगर वो एक्स चेयर बनाएगा तो एक्स चेयर पे कितना प्रॉफिट होगा? सर सीधी सी बात है, 50x, क्योंकि एक पे 50 रुपए का प्रॉफिट है तो एक्स चेयर पे प्रॉफिट होगा 50x। ये सुनो, सेम एज इट इज, एक टेबल पे जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए का है। अगर वो वाई टेबल्स बनाता है तो वाई टेबल्स पे प्रॉफिट होगा 100y। और ये उसका क्या है? प्रॉफिट है। और इसी प्रॉफिट को वो क्या करना चाहता है? मैक्सिमम करना चाहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम मिनिमा लेकर आना चाहता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके उद्देश्य हैं, उसका एम है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। बात को समझते रहना, फिर बताऊंगा कि मैंने क्या आपके सामने ड्राइव कर दिया। इसी प्रॉब्लम से मैं सारे कॉन्सेप्ट को ड्राइव करना चाहता हूं। अब दिमाग लगाओ, एक चेयर बनाने के लिए मशीन ए कितने घंटे चलती है? सर 2 घंटे। तो एक्स चेयर बनाऊंगा तो कितने घंटे चलेगी? सर 2x। सेम एज इट इज, एक टेबल बनाने में यही मशीन कितने घंटे चलती है? 1 घंटे। वाई टेबल्स बनाऊंगा तो कितने घंटे चलेगी? सर 1y। लेकिन उसके पास मैक्सिमम टाइम कितना है? 8 घंटे। यानी मशीन ए जो है वो 8 घंटे चल सकती है या 8 घंटे से कम। 8 घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि उसने मैक्सिमम बोला है कि मैं मशीन 8 घंटे ही चला सकता हूं। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम 8 घंटे चला सकता है, 8 से ज्यादा नहीं चला सकता। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल। यानी ये टाइम और ये टाइम जो दोनों में लग रहा है, हमने टाइम ही तो निकाला था कि एक चेयर में 2 घंटे लग रहा है तो एक्स चेयर में 2x टाइम, और एक टेबल में 1 घंटा लग रहा है तो वाई टेबल में 1y। और मिलकर ये जो टाइम होगा, जितना टाइम हम मशीन को यूज कर रहे हैं, वो 8 घंटे या 8 घंटे से कम होगा। ये सुनो, सब बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सब बनाना आपको बहुत अच्छे से आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ मुझे इसको बना लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूं कि एलपीपी में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है ना क्लास? अब ये देखिए, बी मशीन, एक्स चेयर बनाने के लिए 1 घंटा अगर एक मशीन में लग रहा है तो एक्स चेयर बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? सर 1x का टाइम। प्लस वैसे ही एक टेबल बनने में 2 घंटे लगते हैं तो वाई टेबल्स बनाने में कितने घंटे लगेंगे? सर 2y। और मशीन कितने घंटे ऑपरेट की जा सकती है मैक्सिमम? सर 10 घंटे। 10 से कम कर लेंगे, 10 से ज्यादा घंटे मशीन चलेगी नहीं, यानी 10 से कम ही चल सकती है। तो लेस देन इक्वल टू y। ठीक, अब जरा दिमाग की बत्ती जलाइए। यहां मैंने इस प्रॉब्लम को इनमें बदल दिया।
बदल दिया ना। तो आप जब 12.2 पे जाएंगे ना तो आपको ऐसा ही करना होगा कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने किस में बदलना होगा, इस तरीके की कंडीशंस में बदलना होगा। अब इन्हें क्या कहते हैं उसी को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना था। अब आइए, मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एलपीपी चैप्टर अगर समझना है तो पहला काम तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो पिछले 10 मिनट मैंने आपको समझाया कि एलपीपी प्रॉब्लम्स आर बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, और ऑप्टिमाइजेशन मींस प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बट अंडर द कंडीशंस। कंडीशन के साथ प्रॉब्लम्स जो होती हैं मैक्सिमा मिनिमा की, उन्हें हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब भूल जाओ कि मैंने कोई एग्जांपल लिया था, अब मैं समझाता हूं कि अगर ये चैप्टर समझना है ना तो इसमें कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन? बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन के एम को, ऑब्जेक्टिव को शो कर रहा होता है। तो पहले मीनिंग समझ लो। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चनों में आपको कुछ चीजें मिलेंगी। अब वो कौन कौन सी चीजें मिलेंगी वही समझा रहा हूं कि पहले हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है तो मैं वही बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, function is that function is that which represent which represent aim of question, एम्स ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के एम को दिखा रहा हो, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स को बता रहा हो, उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो जरा दिमाग लगाइए, इसमें राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट वाला फंक्शन है ना, ये जो बन के तैयार हुआ है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब मैं डायरेक्ट यहां लिखता ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिर तुम्हें बोलता कि ये वो होता है जो एम को दिखाता है, तो आप समझ तो पाते, लेकिन सामने प्रैक्टिकल होने की वजह से अब आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो सवाल में मांगा जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम कोई और रेवेन्यू या मिनिमम कॉस्ट, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर दिखाया गया है कि 50x प्लस 100y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। तो दिमाग में डाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दैट फंक्शन विच रिप्रेजेंट एम ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के एम को बताए उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसे Z से डिनोट करते हैं। जो 12.1 है ना बेटा, उसमें ये सारी चीजें बनी हुई मिलेंगी, आपको सॉल्व करना सीखना है। और 12.2 में क्या होगा कि ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, और वर्ड प्रॉब्लम को पहले ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा फिर सॉल्व करना होगा। तो जिस बच्चे को 12.1 अच्छे से क्लियर हो गई ना, यानी उसे सॉल्व करना आ गया, तो बस लास्ट में ये बनाना सिखाऊंगा और तुरंत आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी किसी वर्ड प्रॉब्लम को दिमाग में मत डालना, ठीक है। हमें बस ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी है। चार बातें जो मैं समझाना चाहता हूं वो क्लियर कर लो। नंबर एक, एलपीपी क्या है वो आपके सामने रख दी, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि इस चैप्टर में अभी तक कितनी चीजें आपको याद रखनी है, तो दो बातें, एक एलपीपी क्या है और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो आइए चलते हैं किसी नेक्स्ट पेज पे और करते हैं कुछ और बातें। तो आइए क्लास डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। और जो सेकंड टर्म इसमें यूज होती है बेटा वो है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेन बोल लो या कंस्ट्रेंट्स भी बोला जाता है, तो मैं कंस्ट्रेन लिख रहा हूं। सर ये कंस्ट्रेन क्या होते हैं? देखो, अभी तुमने एक वर्ड प्रॉब्लम देखी, उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो इनइक्वालिटीज ड्रॉ होती हैं, उन इनइक्वालिटीज को बेटा हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि जो जो चीजें इसमें यूज हो रही है ना, पहले उन वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, जिससे कि सवाल आए तो आप क्लियर कर पाओ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट्स मींस, कंस्ट्रेन मीन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटीज होती हैं, उन इनइक्वालिटीज को हम कंस्ट्रेन कहते हैं। सर एग्जांपल देना।
अभी 2 मिनट पहले हमने ये दो इक्वेशंस बनाई थी ना, इनइक्वालिटीज, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ये देखिए, ये रही यहां पर है ना, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंस्ट्रेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिकली देख भी लिया कि कहां पर होते हैं कंस्ट्रेंट। नंबर 3, अब इसके अंदर करना क्या होता है, तो आप स्टेप भी मान सकते हो और करने का तरीका भी सीख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये सब बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है तो क्वेश्चन में 12.1 से रिलेटेड क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। सर ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं कि एक एक चीज बताऊंगा जो भी इस टाइप के सवालों में यूज होती है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब होता है जब आप इनइक्वालिटीज के ग्राफ को ड्रॉ करोगे, जिसे ड्रॉ करना आपने 11th क्लास में सीखा था चैप्टर नंबर 6 में। तो ड्रॉ करने के बाद आपको याद है हम लोग शेड करते थे कॉमन एरिया को, तो वो जो कॉमन एरिया शेड हो जाएगा तो उस कॉमन एरिया के आसपास जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। क्या कहा मैंने कि एक जो हमारा शेडिड एरिया होता है उस शेडिड एरिया के आसपास जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। सर एग्जांपल देके बताओ, आइए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इनइक्वालिटीज थी और आपने उन इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, और लेट अस एज्यूम कि उनका ग्राफ ऐसे बना, एक लाइन का ऐसे बना, दूसरी लाइन का ऐसे बना, और लेट अस एज्यूम कि कॉमन एरिया ये आया। कॉमन एरिया शेड करना हमने सीखा हुआ है, तो एक कॉमन एरिया ये आया। ठीक है, तो इस कॉमन एरिया में जितने भी इसके आसपास बाउंड्री पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पॉइंट होंगे। लेट मी रिपीट अगेन, आपने पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझा, बना लिया, उसके बाद कंस्ट्रेंट बना लिए। इन कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करना होता है बिल्कुल 11th क्लास की तरह, बट सिखाएंगे आपको। ड्रॉ करने के बाद फिर आप शेड करते हो जैसे कि 11th में करते थे। तो शेड करने के बाद जहां पर आपका एक कॉमन शेडेड एरिया होगा उसके आसपास जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पॉइंट होंगे। जैसे देखिए ये हमारा शेडिड एरिया है, तो इसके आसपास देखो इंटरसेक्शन एक तो यहां पर हो रखी है, एक इंटरसेक्शन यहां हो रखी है, एक इंटरसेक्शन यहां हो रखी है और एक इंटरसेक्शन यहां। ये नहीं लेंगे क्योंकि शेडेड एरिया से दूर है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ए, बी, ओ और सी, ये सब कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको कॉर्नर पॉइंट का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पूछे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली intersecting point in boundary of shaded area, in boundary of shaded area। जो शेडिड एरिया होता है उस शेडिड एरिया की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो आई होप क्लास कि ये वर्ड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्लास इसमें चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है एलपीपी में, एनालाइज टेबल। सर ये एनालाइसिस टेबल क्या होती है, बेटा एनालाइज टेबल का मतलब होता है कि अब आपको एनालाइज करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला एक कॉम्बिनेशन ढूंढना है। याद होगा अभी राम वाला एग्जांपल लिया था, और राम का एम था कि वो कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमम कर ले, कितनी चेयर बना ले, कितनी टेबल्स बना ले जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव समझा, फिर हमने कंस्ट्रेंट बनाए, फिर हमने ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए। कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद लास्ट में हमें एक टेबल बनानी होती है, और इस टेबल को हम एनालाइज टेबल कहते हैं। और इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि एक साइड हमें लिखने होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आए। जैसे यहाँ कॉर्नर पॉइंट देखो कितने हैं, ए बी ओ सी। एक बार मैं बोलना चाहूंगा, मेरे दिमाग में आ रही है,
बच्चों मैंने अभी ये ग्राफ जो है वो उस क्वेश्चन का नहीं बनाया जो राम वाला है, मैं सिर्फ कॉर्नर पॉइंट को समझाने के लिए एक ऐसे ही अपनी तरफ से मैंने ड्रॉ कर दिया कि कॉर्नर पॉइंट होता क्या है ना। तो ये सब अभी मीनिंग क्लियर करने के लिए है, सवाल को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। तो जो भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे, जैसे मान लो 1 2 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, लेट अस एज्यूम कुछ भी 4 5 आ गया, जो भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो यहां लिखे जाते हैं और इधर लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मान लो ax प्लस बी वाई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें इन पॉइंटों को पुट किया जाता है बारी बारी से, और पुट करके यहाँ वैल्यूज आती हैं, जैसे मान लो 10 आ गई, 100 आ गई, 20 आ गई, 80 आ गई, और यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमा का है, तो आप इसको टिक कर दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। और अगर क्वेश्चन आपसे मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहे हैं तो मिनिमम वाले को टिक कर दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है क्लास, यानी अभी तक 4 बातें, बस इतना ही होता है इस एलपीपी चैप्टर में। अब चारों बातों को मैं एक बार दोहरा देता हूं, पहले दिमाग में ये डालो व्हाट इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ही होती हैं, बट कंडीशंस के साथ होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। यानी किसकी प्रॉब्लम? ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम। अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इसको समझाने के लिए देखिए कितना प्यारा एग्जांपल लिया, और फिर इस एग्जाम्पल से मैंने आपके सामने ये रखने की कोशिश की कि इस चैप्टर एलपीपी में कुछ वर्ड्स आएंगे जिनके ज्ञान आपको होने चाहिए। पहला वर्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये अब आपके दिमाग में 4 बातें आ जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को बताता है और इसे z से डिनोट करते हैं। दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं भाई? कंस्ट्रेन क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटीज गिवन होती है उन्हें बोलते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट का मतलब होता है कि जब आप इनइक्वालिटी के ग्राफ को बनाओगे, बनाने के बाद जो कॉमन एरिया आएगा उसके आसपास जितने भी शेडिड एरिया, शेडिड पॉइंट होंगे, शेडिड एरिया के आसपास जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट्स बोलेंगे। और लास्ट में एनालाइज टेबल बनती है जिसमें 3 कॉलम होते हैं, एक साइड हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, एक साइड हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, और एक साइड हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। अब आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अब एलपीपी के लिए जो जो चीजें आनी चाहिए वो आपके सामने है। पहले हमने मीनिंग डिस्कस किया, फिर मैंने आपके सामने रखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मैं शॉर्टलिस्ट कर दे रहा हूं कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कंस्ट्रेंट्स को, कंस्ट्रेंट्स किसे बोलते हैं। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कॉर्नर पॉइंट, और फिर मैंने आपको समझाई एनालाइज टेबल। एनालाइज टेबल। उम्मीद करता हूं कि मेरे समझाए हुए ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग में मैं इसीलिए ज्यादा स्पीड में नहीं रखना चाहता, पहले मैं बस ये चाहता हूं कि आपको इतना क्लियर हो जाए। अब बताता हूं मैं आपको कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये 2 एक्सरसाइज में बटा हुआ है, एक 12.1 में और एक 12.2 में। जो 12.1 है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, बट मेन 2 है। तो जो 12.1 है उसमें आपको ये सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बना मिलेगा, कंस्ट्रेंट भी बना हुआ मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट भी बने हुए मिलेंगे, एनालाइज टेबल भी बनी हुई मिलेगी, सब कुछ बना हुआ मिलेगा। और जो 12.2 होगी उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे अभी मैंने राम वाला एग्जांपल लिया था ना, वैसी वर्ड प्रॉब्लम। और आपको उन वर्ड प्रॉब्लम से इन सभी को बनाना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, समझ रहे हैं। और 12.1 में बनी बनाई होंगी तो सॉल्व करना सीखेंगे। इसीलिए मैं बच्चों को एक बात हमेशा स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि 12.1 को अच्छे से कर लेना, क्योंकि 12.1 में समझ लो 80% आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, और 20% यहां पर मिलेगा। बस क्वेश्चन तो 12.2 से ही आएगा, बट 20% जो इक्वेशन बनानी होती है बस वो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, और ये 80% मैं आपको 12.1 में ही समझा चुका हूंगा, तो मैं यहां पर इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मतलब 12.1 में ये सारी चीजें गिवन होंगी और हमें उन्हें यूज करके क्या करना है, सॉल्व। तो सॉल्व करना मैं यहीं सिखा दूंगा।
फिर जब हम 12.2 पे जाएंगे तो केवल मैं 20% आपको इक्वेशन बनाना बताऊंगा, और जो 80% है वो आप यहाँ सीख चुके होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। इसलिए 12.1 की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है क्लास। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या इस चैप्टर में से कोई डिडक्शन हुई है? यस बेटा, इस साल 2019 और 20 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं सीबीएसई के, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है, और वो स्टेटमेंट ये है कि अनबाउंडेड अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड। अब सर ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? मैंने कहा आज मैं सारा बेसिक क्लियर करूंगा। पहले देखो क्या होता था लास्ट ईयर, जब हम कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, तो ग्राफ ड्रॉ करके हमें कुछ इस तरीके की इमेज मिलती थी। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ये, और एक लाइन मैंने ड्रॉ करी ये, और शेडिड एरिया ये मिलता था ऊपर की तरफ यहां पर। तो कई क्वेश्चनों में ऐसा होता था। तो इसे हम बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया, यानी ऐसा एरिया जो कहीं से बंधा हुआ नहीं है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड मतलब कहीं भी जा सकता है। देखिए ये पार्ट यहाँ पर। तो ये जो अनबाउंडेड टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ये इस साल सिलेबस से डिडक्ट कर दी गई हैं। यानी क्या होता था, अनबाउंडेड में जब एरिया अनबाउंडेड आता था, तो इसमें हम लोग एक लाइन और ड्रॉ करते थे, एक लाइन और ड्रॉ करते थे, और उसके बाद उसे सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये डिडक्ट हो गई, तो समझ लो कि बहुत बड़ा पोर्शन तो डिडक्ट नहीं हुआ, काफी कम पोर्शन डिडक्ट हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जो क्वेश्चंस थे जिनमें अनबाउंडेड था, वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे, जिससे कि अब आपको दोबारा उन क्वेश्चनों को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन नहीं बताए तो आप क्या करोगे, पहले बनाओगे, फिर पता चलेगा अरे इसका तो अनबाउंडेड बन रहा है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसीलिए पहले बता दे रहा हूं कि जो 12.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से कट कर दो, ये नहीं करना है। और 12.2 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक है, एक 9 है, और एक 10 है। ये भी हमारे अनबाउंडेड बनाते हैं, इनको भी नहीं करना है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी अनबाउंडेड बनाते हैं, और इन्हें भी अनबाउंडेड वालों को नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ऐसा समझ लो, ढूंढ ढूंढ के पहले मैंने देखा कि कौन से सारे एक्सरसाइज मुझे पढ़नी पड़ी कि किस किस में अनबाउंडेड बनता था, और उसको फिर मैंने मार्क करके आपको लिख के दे रहा हूं। तो 12, 6 और 9, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 12 पॉइंट मिसलेनियस में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। आई थिंक मैंने तो सारे क्वेश्चन रीड कर ही लिए जिसमें अनबाउंडेड बन रहा है। इन एनी केस अगर बीच में कोई एक और आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट पॉसिबिलिटी कम है, मैंने सारे ढूंढ ही लिए हैं। अच्छा, एक और बात, इस साल जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की अहमियत बढ़ गई है। आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती हैं ये आप 12.2 में पढ़ोगे और मिसलेनियस में पढ़ोगे। ये प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से कभी सीबीएसई ने नहीं दी, लेकिन इस साल इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो डिडक्शन हुई है इसके बाद इसका पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एरिया जो बनता है वो बाउंडेड वाला बनता है। ठीक है, तो कई स्कूल वाले ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिफिकल्ट होने की वजह से ये लिखवा देते हैं कि डिडक्ट हो गई है, बट मैं पहले बोल दे रहा हूं कि ये डिडक्ट नहीं हुई है। नहीं तो मैं ये चीजें सब कहां बताता, प्रॉब्लम्स के नाम, सारी प्रॉब्लम्स के नाम मैं आपको बताता 12.2 में जाकर। बट आपके स्कूल वालों में अगर किसी ने भी ये कटवाया है तो पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस साल नहीं कटी है, इसीलिए ये लिखवा रहा हूं। ठीक है ना। अब क्लास, मैं आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाना चाहता था कि आप लोगों का मीनिंग क्या है, सबको क्या क्या कहते हैं। इस चीजों के अच्छे से नोट्स बना लेना, जिससे कल को कभी भी भूलो तो हर चीज की डेफिनेशन तुम्हारे पास हो। तो आज आपका होमवर्क केवल इतना है, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, कि आप सबसे पहले तो इन सभी चीजों के नोट्स बनाएं, इन्हें समझें, और प्लस इस बार मुझे फीडबैक जरूर दें। क्योंकि आपको पता है मैं इस चैप्टर को पढ़ाते समय बड़ा मतलब कॉन्शियस था, मैं चाह रहा था कि मैं इस चैप्टर को ऑफलाइन में करवाऊं, लेकिन आपको करवाया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक फीडबैक का इंतज़ार मेरा आपसे रहेगा कि आप मुझे बताएं कि कितनी चीज़ें आपको क्लियर हैं, और अगर कोई डाउट होता है, कोई भी वर्ड आपको क्लियर ना हुआ हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, कॉर्नर पॉइंट, एनालाइज टेबल या एलपीपी, तो वो सारी बातें मैं आपको दोबारा बता दूंगा।
और अगर ये क्लियर है तो अगली क्लास से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।